नमस्कार सभी को। कैसे हो? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। और आज हमारी करंट अफेयर्स की पहली क्लास है। 4 वीडियोज़ में हमने राजस्थान पॉलिटी पढ़ी थी और राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल और राज्य विधानमंडल अधूरा हुआ है और राज्यपाल का टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। आज हमारी करंट अफेयर्स की पहली क्लास है और करंट अफेयर कौन सा? राजस्थान का करंट अफेयर्स। ठीक है। तो क्योंकि वीडियो की एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, तो वीडियो की एग्ज़ाम को देखते हुए खासकर रीट और वीडियो, इसके लिए हमने करंट की ये सीरीज़ शुरू की है और उम्मीद है ये क्लास आप सभी को पसंद आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट, बिना समय बर्बाद किए अपने टॉपिक की तरफ। और ये है अगस्त का करंट अफेयर। अगस्त का करंट अफेयर। ठीक है। तो अभी जो आरपीएससी ने एग्जाम्स लिए थे हाल ही में, उनमें इस पीडीएफ से जो अपन आज जो करंट करंट डिस्कस करने वाला है, यहीं से 2 या 3 क्वेश्चन तो हूबहू पूछे हुए हैं। ठीक है। तो पहली जो अपन न्यूज़ देखने वाले हैं, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। क्या है? कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जैसा कि नाम से ही पता है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है। पर्यावरण हितैषी। कौन कौन सा? कोटा बूंदी एयरपोर्ट। तो इसको मंजूरी कब दी गई? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने 19 अगस्त 2025 को भारतीय विमान प्राधिकरण को मंजूरी दी। देखो, इस स्लाइड में हर एक पॉइंट, जो भी आपको एक एक स्लाइड दिखेगी, उसकी हर एक पॉइंट से आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आजकल जो बोर्ड का जो ट्रेंड चेंज हुआ है, वो हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो कि मंजूरी किसने दी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दी। किसे मंजूरी दी? तो भारतीय विमान प्राधिकरण को मंजूरी दी। किसे मंजूरी दी? भारतीय विमान प्राधिकरण को मंजूरी दी। अच्छा, कब दी थी? 19 अगस्त 2025 को मंजूरी दी। ठीक है। तो पहली बात तो ये याद रखना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है। लागत कितनी आएगी इस परियोजना में? लागत कितनी आएगी? 1507 करोड़ रुपए। देखो, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बार बार बोल रहा हूं कि लागत 1507 करोड़ रुपए, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने इसे मंजूरी दी। भारतीय विमान प्राधिकरण को मंजूरी दी। 19 अगस्त 2025 को यह निर्णय लिया गया। जो मंजूरी दी, तो वो डेट क्या है? 19 अगस्त 2025। 19 अगस्त 2025 बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। क्या है? 19 अगस्त 2025 को। 19 अगस्त 2025 को किसे मंजूरी दी? भारतीय विमान प्राधिकरण को। किसे? भारतीय विमान प्राधिकरण को। भारतीय विमान प्राधिकरण को मंजूरी दी। भारतीय विमान प्राधिकरण को मंजूरी दी। ठीक है। परियोजना की लागत क्या है? 1507 करोड़ रुपए। परियोजना की लागत क्या है? 1507 करोड़ रुपए। पूछेगा, पूछेगा ना, ध्यान रखना। अच्छा, ए 321 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए, किस प्रकार के विमानों का संचालन होगा? ए 321 श्रेणी के। ध्यान रखना, ए 321। हो सकता है आपको इस स्लाइड में ये थोड़ा सा रंग बिरंगा नहीं दिख रहा हो। जब मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, LNT एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है, मैं ये पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये आपको पीडीएफ फॉर्म में क्लियर दिख जाएगा। हो सकता है यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा हो क्लियर। तो ये है ए 321 श्रेणी के विमानों के लिए, श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए, विमानों के संचालन हेतु। अच्छा, पहले तो ये बताओ, मंजूरी कब दी गई? 19 अगस्त 2025 को। मंजूरी कब दी गई? 19 अगस्त 2025 को। अच्छा, इसकी लागत क्या है? 1507 करोड़ रुपए। लागत क्या है? 1507 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ठीक है। कौन से विमान? वो ऑप्शन में दे देगा कि B321, MiG-21, कुछ भी लिख के ऑप्शन में दे देगा। तो आपको क्या टिक करना है? A321। A321 श्रेणी के विमानों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, वार्षिक यात्री वहन क्षमता कितनी होगी? 20 लाख।
वार्षिक यात्री वहन क्षमता कितनी होगी? 20 लाख। वार्षिक यात्री वहन क्षमता कितनी होगी? 20 लाख। कितनी होगी? 20 लाख। वार्षिक यात्री वहन क्षमता कितनी होगी? 20 लाख होगी। 20,000 वर्ग मीटर में एक टर्मिनल भवन का निर्माण होगा। क्या क्या है इसमें कि 20,000 वर्ग मीटर में एक टर्मिनल भवन का निर्माण होगा। 5 चीजें हैं, याद रखना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 19 अगस्त 2025 को मंजूरी दी। मंजूरी किसे दी? तो भारतीय विमान प्राधिकरण को मंजूरी दी। 2 बात। तीसरी बात ये कि 1507 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत है। अनुमानित लागत क्या है? 1507 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट, A321 श्रेणी के विमानों के लिए, A321 श्रेणी के विमानों के लिए, कौन सी श्रेणी के विमानों के लिए? A321 श्रेणी के विमानों के लिए। ठीक है। वार्षिक यात्री वहन क्षमता क्या है? 20 लाख। वार्षिक यात्री वहन क्षमता क्या है? 20 लाख। इसमें एक टर्मिनल भवन का निर्माण होगा जो 20,000 वर्ग मीटर में होगा, जिसका विस्तार कितना होगा? 20,000 वर्ग मीटर में। तो ये हमारी पहली न्यूज कंप्लीट हुई, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है। कहाँ पे बनेगा? नाम से पता चल रहा है कोटा में। ठीक है। अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसको मंजूरी दी गई। 1507 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसकी, हरियाणा और राजस्थान। अमूमन राजस्थान की हर एग्जाम से यहां से क्वेश्चन आया है। हरियाणा और राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। ठीक है। इससे पहले देख लेते हैं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। सुनना, इसका प्रावधान कब किया गया? जो वार्षिक बजट आया था 2025-26 का, उसमें इसका प्रावधान किया गया। प्रावधान कब किया गया? 2025-26 के वार्षिक बजट में। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम की घोषणा कब की गई? बजट 2026-27, बजट 2025-26, बजट 2024-25 या फिर बजट 2020-21 में। तो घोषणा कब की गई? बजट 2025-26 में। घोषणा कब की गई? बजट 2025-26 में। बजट 2025-26 में। पहली लाइन, एक क्वेश्चन कंफर्म होगा आपका। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की घोषणा कब की गई? बजट 2025-26 में, मतलब जो वर्तमान में जो बजट चल रहा है। ठीक है। अच्छा, कितने करोड़ पौधे लगाने का? 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। कितने? 10 करोड़ पौधे। 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ऐसा किसमें कहा गया? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में कहा गया कि 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान को आगे बढ़ाते हुए इसके तहत में मिशन हरियाणा राजस्थान, जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में देखेंगे, मिशन हरियाणा राजस्थान। कौन सा? मिशन हरियाणा राजस्थान। ठीक है। अच्छा, ये जो मिशन हरियाणा राजस्थान है, ये जो प्रधानमंत्री की कल्पना थी, एक पेड़ मां के नाम। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है, एक पेड़ मां के नाम। तो नारी शक्ति को समर्पित करते हुए पर्यावरण हितैषी ये जो कार्यक्रम है, एक पेड़ मां के नाम, इससे प्रेरित होकर मिशन हरियाणा राजस्थान चलाया गया। और ये जो मिशन हरियाणा राजस्थान है, ये मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान को आगे बढ़ाते हुए भी राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। अच्छा, जो मिशन हरियाणा राजस्थान है, इसका लक्ष्य क्या है? 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाना। कितना? 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाना। यहां से क्वेश्चन आया है। ये जो मिशन हरियाणा है, हरियाणा राजस्थान, मिशन हरियाणा राजस्थान, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आया था कि जो वृक्षारोपण हुआ था, इसके तहत जो वृक्षारोपण हुआ था, उसमें प्रथम कौन सा विभाग रहा? प्रथम कौन सा विभाग रहा? एक क्वेश्चन तो ये पूछा था, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा विभाग रहा? अच्छा, वृक्षारोपण में प्रथम जिला कौन सा था? प्रथम जिला कौन सा था? ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि पहला प्रथम विभाग कौन सा है और प्रथम जिला कौन सा है। किसमें? हरियाणा और राजस्थान के तहत। तो आप बस इतना याद रखो कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई, शुरू किया गया। इसका लक्ष्य है 10 करोड़ पौधों का, 10 करोड़ का वृक्षारोपण, 10 करोड़ पौधे लगाना। ठीक है। और इसको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने
मिशन हरियालो लॉन्च किया। राजस्थान सरकार ने मिशन हरियालो लॉन्च किया। और मिशन हरियालो राजस्थान में क्या है, 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। क्या लक्ष्य है कि 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। ठीक है, तो अभी तक मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान आपका कंफर्म हो गया होगा कि 2025-26 का जो बजट है वो 10 करोड़ पौधे लगाने हैं। 2 बातें याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हरियालो राजस्थान, कौन सा, हरियालो राजस्थान। ठीक है, हरियालो राजस्थान, इसमें क्या है, मिशन हरियालो राजस्थान। मैंने बताया था आपको अभी कि एक पेड़ माँ के नाम, जो भारत सरकार का कार्यक्रम है, कौन सा, एक पेड़ माँ के नाम, किसका है ये, भारत सरकार का। भारत सरकार का जो कार्यक्रम है एक पेड़ माँ के नाम, इससे प्रेरित होकर हरियालो राजस्थान शुरू किया गया। कौन सा, हरियालो राजस्थान शुरू किया गया। ठीक है, अच्छा अपने देखा था अभी जो पहले देखा था कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, इसमें कितने पेड़ लगाने हैं, 10 करोड़। और यहाँ पे 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाना एवं पौधों की जियो टैगिंग करना। क्या है, 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाना है। हरियालो राजस्थान के तहत 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और वृक्षों की जियो टैगिंग की जाएगी। अच्छा, जियो टैगिंग क्यों की जाएगी, देखभाल करने के लिए। किसके लिए, देखभाल करने के लिए, वृक्षों की देखभाल करने के लिए। किसके लिए, वृक्षों की देखभाल करने के लिए जियो टैगिंग की जाएगी। ठीक है, अच्छा अब सुनना, लक्ष्य क्या था, 50 करोड़ पौधे, और कितने साल में, 5 साल में। 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य था, किसका, मिशन हरियालो का। अच्छा अब सुनना, 2024 में 7 करोड़ का लक्ष्य रखा था, किसके तहत, हरियालो राजस्थान के तहत। 2024 में 7 करोड़ का लक्ष्य रखा था। ठीक है, और कितने लगाए गए, 7.5 करोड़ पौधे लगाए गए। 7 करोड़ का लक्ष्य रखा था, 7.5 करोड़ पौधे लगा दिए गए। सुनना, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट में यहां से आएगा, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा लक्ष्य कितना है, तो 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाना ये लक्ष्य है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। और वन लाइनर क्वेश्चन कौन सा आएगा कि प्रथम विभाग कौन सा रहा, सर्वाधिक वृक्षारोपण कौन से जिले ने किया। ये 2-3 क्वेश्चन वन लाइनर है। ठीक है, बाकी यहां से क्वेश्चन तो अभी तक तो स्टेटमेंट में भी आया हुआ है, और वन लाइनर भी पूछा हुआ है कि कौन सा विभाग प्रथम है। ठीक है, अपन देखते आगे। अच्छा, 2024 में लक्ष्य था 7 करोड़, हमने लगा दिए 7.5 करोड़। 2025 में लक्ष्य क्या है, 10 करोड़ का। जो वर्तमान वर्ष चल रहा है 2025, इसमें 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, और अगस्त तक हमने ये लक्ष्य पूरा कर लिया है। अगस्त माह तक हम 10 करोड़ पौधे लगा चुके हैं, 10 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया है, लक्ष्य पूरा कर लिया है। अगस्त माह तक 10 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया है। ठीक है, अब जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पौधारोपण में शीर्ष विभाग कौन सा है, जो क्वेश्चन अभी पूछा है आरपीएससी ने। ठीक है, पहले पे है शिक्षा विभाग, दूसरे पे है ग्रामीण विकास विभाग, और तीसरे पे है वन विभाग। पहले पे कौन सा है, शिक्षा विभाग, दूसरे पे है ग्रामीण विकास विभाग, तीसरे पे है शिक्षा विभाग। कौन कौन सा है, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और वन विभाग। शिक्षा विभाग आपको याद रखना है कि हरियाणा राजस्थान के तहत 2025 में जो 10 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य पूरा किया है, उसमें सबसे प्रथम जो जिस विभाग का नाम आता है वो कौन सा है, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक वृक्षारोपण किया। आप सोचोगे कि वन विभाग पीछे रह गया और शिक्षा विभाग आगे निकल गया, ये कैसे संभव हुआ। तो स्कूलों में बच्चों को दे दिए होंगे पेड़ लगाने के लिए, और बच्चे लगाते ही है, और स्कूलों में आपको पता है कि सरकार की तरफ से पेड़ जाते हैं, तो इस हिसाब से आ गया होगा टॉप पे। ठीक है, तो शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और वन विभाग याद रखना है। शीर्ष जिला कौन सा है, शीर्ष जिला कौन सा है, विभाग तो देख लिया, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और वन विभाग, और शीर्ष जिला कौन सा है, जयपुर। सर्वाधिक वृक्षारोपण किस जिले ने किया, जयपुर जिले ने।
सर्वाधिक वृक्षारोपण किस जिले ने किया? जयपुर जिले ने। ध्यान रखना, आएगा क्वेश्चन। बीडीओ, रीट दोनों में से टपक सकता है यहां से क्वेश्चन। कौन सा? जयपुर जिला। फर्स्ट कौन सा है? जयपुर जिला। फर्स्ट विभाग कौन सा है? शिक्षा विभाग। विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग है, और जिले की बात करें तो जयपुर जिला है। दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है? जैसलमेर। दोनों में पेड़ लगा दिए सरकार ने, ठीक है। तो पहले पे जयपुर जिला, दूसरे स्थान पर कौन सा है? जैसलमेर जिला। अच्छा, तीसरे स्थान पर कौन सा है? भीलवाड़ा। और अंतिम जिला कौन सा है? डिडवाना कुचामन। वैसे पूछ ले कि मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत सर्वाधिक वृक्षारोपण किस जिले में किया गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाए वन लाइनर, तो आप बोल देना जयपुर जिले में किया गया। अगला क्वेश्चन बनता है, मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत जो वृक्षारोपण हुए उनमें शीर्ष विभाग कौन सा रहा? अगर शीर्ष विभाग पूछ ले तो शिक्षा विभाग रहा। बस बचपन की बातें याद रखना कि जब आप स्कूलों में पढ़ते थे तो मास्टर जी पेड़ लगवाते थे, बस हमारा वो ही विभाग प्रथम स्थान पे आ गया है, ठीक है। और अगर जिला पूछ ले तो जयपुर जिला। जयपुर जिला पहले पे, फिर जैसलमेर जिला, तीसरे पे भीलवाड़ा, और अंतिम जिला कौन सा है? डिडवाना कुचामन, ठीक है। विभाग याद कर लिया, लक्ष्य याद कर लिया, 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। मुझे उम्मीद है आपका ये हरियाणा राजस्थान कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आपको ये HD PPT मिल जाएगी, इसका लोड मत लो। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक ये वन लाइनर है, क्वेश्चन ही मान लो कि सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को, किस वर्ष को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 2025 को। वैसे याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन है कि सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 2025। सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 2025, ठीक है। अच्छा, एक योजना है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, ठीक है। अच्छा, ये योजना तो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। आप सोचोगे इतनी पुरानी योजना करंट में कैसे? अभी देखते कब शुरू हुई थी ये। 22 जनवरी 2015 को। वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों आ सकता है? इसका एक कारण है कि वीडियो में सहकारिता या फिर सहकारिता आंदोलन, सहकारिता, वीडियो का जो सिलेबस है उसमें सहकारिता ये टॉपिक अलग से दिया हुआ है, और जब आपको टॉपिक अलग से दे देते हैं तो संभावना वहां से क्वेश्चन आने की रहती है, ठीक है। तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, और शुरू कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को। अच्छा, इसका वित्त पोषण कौन करता है? केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना मुख्यमंत्री से शुरू है, लेकिन वित्त पोषण कौन कर रही है इसका? केंद्र सरकार वित्त पोषण कर रही है। अच्छा, ये अपन यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, अब देखते हैं। महिला निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा इस योजना के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन कौन लाभार्थी है? महिलाएं और बालिका। कौन कौन लाभार्थी है? बालिका और महिलाएं। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। इसमें लाभार्थी पक्ष कौन है? लाभार्थी कौन है इसमें? महिलाएं और बालिका इसमें लाभार्थी है। अच्छा, क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। अच्छा, यहां देख लेते हैं, इस योजना में क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। प्रशिक्षण दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा, ठीक है। निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा किसके लिए? कंप्यूटर आधारित। क्या किया जाएगा इस योजना में? महिला और बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा कंप्यूटर आधारित। अच्छा, कौन कौन से
कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जिनमें प्रशिक्षण दिया जाएगा? RSCIT, आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण। RSCIT के तहत आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। RSCFA, इसके तहत GST टैली आधारित वित्तीय लेखांकन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। GST और टैली आधारित वित्तीय लेखांकन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। RSCSEP, स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। अच्छा, कौन कौन से विभाग है? महिला निदेशालय, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग और जयपुर द्वारा RKCL के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को कंप्यूटर आधारित जो कार्य पाठ्यक्रम होते हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा और निःशुल्क प्रशिक्षण होगा। अच्छा, यह योजना चालू कब की गई थी? जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 में इस योजना का शुभारंभ किया गया और इसका वित्त पोषण कौन करेगा? केंद्र सरकार वित्त पोषण करेगी। बस आप तो ये याद रखना कि इस योजना में बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर आधारित जो आधारभूत शिक्षा होती है कंप्यूटर की, जो अपन RSCIT वगैरह करते हैं, इस तरह के जो आधारभूत जो कंप्यूटर के पाठ्यक्रम होते हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो आजीविका बढ़ाने के लिए या फिर रोजगार के लिए वो ऐसे उनको थोड़ा बहुत जो बेसिक ज्ञान होता है वो मिल सके। महिलाएं और बालिकाएं इसकी लाभार्थी रहेगी। केंद्र सरकार इसमें वित्त पोषण करेगी, ठीक है। 2015 को यह योजना शुरू की गई। बस ये 2-3 चीजें याद रखनी है। अच्छा, एक अपने पहले क्या देखा था कि सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया। बोर्ड यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा वर्ष किसके लिए घोषित किया गया, ठीक है। तो सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, एक योजना है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। कौन सी है? राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी टेक्सटाइल क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश एवं 2 लाख रोजगार के सृजन पर जोर। क्या बात कही गई? निवेश कितना किया जाएगा टेक्सटाइल क्षेत्र में? टेक्सटाइल क्षेत्र में कितना निवेश? 10,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ का निवेश और कितना रोजगार, कितना सृजन होगा रोजगार का? 2 लाख रोजगार का सृजन होगा। 2 लाख रोजगार का सृजन कौन सी योजना में? राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। एक नीति आई है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। कितना रोजगार? 2 लाख। 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के अनुसार कितने रोजगार देने का वादा किया गया, कितने रोजगार देने की बात कही गई है? तो 2 लाख का रोजगार। अच्छा, कितना निवेश सृजन किया जाएगा? 10,000 करोड़ रुपए का। कितना? 10,000 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन वैसे पूछ ले कि राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 में कितना निवेश किया जाएगा? 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बस छोटी सी 2 चीजें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रही, पर फिर भी अगर वीडियो में पूछ ले कि निवेश कितना? 10,000 करोड़ रुपए का, वैसे निवेश ध्यान रख लेना। रोजगार कितना है? 2 लाख। और निवेश कितना है? 10,000 करोड़ का। निवेश कितना है? 10,000 करोड़ का, ठीक है। पॉलिसी कौन सी है? राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक योजना है एक मुश्त समझौता योजना 2025-26। एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 रीट के लिए इतनी नहीं, पर वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 2 नवंबर को आपका वीडियो का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों को सरकार ने दी राहत। ये गवर्नमेंट साइट से मैंने उठाया है, सरकारी साइट से, ठीक है। अवधि पार ऋण चुकाए और ब्याज पूरा माफ कराए, ये टैगलाइन है। टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है? अवधि पार ऋण चुकाए, ब्याज पूरा मुफ्त कराए। तो इसको आपको समझ में आ रहा होगा कि अवधि पार
अगर आपने समय पर ऋण चुकाया है तो आपको ब्याज से राहत मिलेगी। यदि आप समय पर ऋण चुकाते हो तो आपको ब्याज से राहत मिलेगी। ये इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है। एक मुश्त समझौता योजना कब आई? 2025-26। कब आई है ये? 2025-26 में। एक मुश्त समझौता योजना कब आई है? 2025-26 में आई है। ठीक है। अच्छा, कौन से बैंक? सहकारी भूमि विकास बैंक। सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए है। केवल किसके लिए है ये? सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए। क्या बात करती है कि अगर आप समय पर ऋण चुकाते हो तो आपको ब्याज में राहत दी जाएगी। टैगलाइन क्या है? अवधि पार ऋण चुकाए, ब्याज पूरा माफ कराए। अगर आप अवधि पर ऋण चुकाते हो तो आपको जो सारा ब्याज है वो मुफ्त, आपका फ्री कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। ठीक है। योजना कब आई है? 25-26। ठीक है। 30 सितंबर 2025 तक योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। जो एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 है, इसकी अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? 30 सितंबर 2025 तक। तो वैसे पूछ सकता है वीडियो में कि इस योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई, तो याद रखना 30 सितंबर 2025 तक। कब तक? 30 सितंबर 2025 तक। 1 जुलाई 2024 की स्थिति में अवधि पार ऋण चुकाने पर मिल रहा लाभ। कौन सी स्थिति में लाभ मिलेगा? जो आप कह रहे हो कि ब्याज पूरा माफ कराए, जब आपका ब्याज फ्री हो जाएगा। तो कब होगा फ्री? 1 जुलाई 2024 की स्थिति में अवधि पार ऋण चुकाने पर। ठीक है। दूसरी बात क्या है? मूल ऋण एवं बीमा प्रीमियम जमा कराने पर अवधि पार ब्याज एवं पेनल्टी में 100% की छूट मिलेगी। अगर मूल ऋण और बीमा प्रीमियम जमा करा दिया आपने अवधि पर, यदि आप अवधि पर मूल ऋण और बीमा प्रीमियम जमा करा देते हो तो आपको 100% की छूट मिलेगी पेनल्टी में और ब्याज पर। 100% छूट किस में? 100% की छूट किस में मिलेगी आपको? पेनल्टी और ब्याज पर। पेनल्टी और ब्याज पर। ठीक है। राज्य सरकार वहन कर रही है जो उसका खर्च होगा। अब ब्याज राशि एवं वसूली वसूली का जो खर्च होगा वो कौन वह करेगी? राज्य सरकार वहन कर रही है। मृतक ऋणी किसानों के वारिसान को भी मिल रहा है योजना का लाभ। अगर कोई किसान की मृत्यु हो गई है, यदि किसी किसान की मृत्यु हो गई है तो उसके जो वारिस है उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। तो ये कोई काम का नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कौन सी योजना के लिए? एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 200 करोड़ का प्रावधान किया है। कितना? 200 करोड़ का। एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 क्या बात करती है कि यदि आप केवल सहकारी बैंकों के लिए है। कौन से बैंकों के लिए? सहकारी भूमि बैंकों के लिए। कौन से बैंकों के लिए? सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए। एक मुश्त समझौता योजना वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहकारिता उसमें सिलेबस में दिया हुआ है। तो सहकारी भूमि विकास बैंक है, उनके लिए बात करती है। यदि आप समय पर ऋण चुका देते हो आपको ब्याज में राहत मिलेगी, आपका ब्याज फ्री कर दिया जाएगा। पहली बात। राज्य सरकार इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करती है। 200 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। अवधि पर अगर आप राशि चुकाते हो तो आपका ब्याज फ्री हो जाएगा। दो बातें। ठीक है। तीसरी बात क्या है इसमें कि जो किसान है, अगर किसी किसान की मृत्यु हो गई है तो उसके वारिस को भी इसका लाभ मिलेगा। चौथी बात क्या है? पेनल्टी और ब्याज में 100% छूट मिलेगी यदि आप समय पर मूल ऋण और प्रीमियम राशि चुका देते हो। प्रीमियम राशि और मूल जो ऋण है उसको आप समय पर चुकाते हो तो 100% आपको पेनल्टी और ब्याज से छूट मिल जाएगी। तो ये चार चीजें याद रखनी है। मृतक किसान के वारिस को लाभ मिलेगा। 200 करोड़ रुपए का व्यय राजस्थान सरकार करेगी। ठीक है। इसकी अवधि कब तक बढ़ा दी गई? 30 सितंबर 2025 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। बस ये याद रखना। देखो एक बार और। राज्य सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खर्च करेगी इसके लिए।
मृतक किसान के वारिस को लाभ मिलेगा, मृतक किसान के वारिस को लाभ मिलेगा। ठीक है, यदि आप समय पर मूल ऋण और प्रीमियम राशि चुका देते हो, और प्रीमियम राशि चुकाते हो, तो आपको पेनल्टी और ब्याज में 100% की छूट मिलेगी, 100% की छूट मिलेगी। अच्छा, इसकी लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर 2025। अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? 30 सितंबर 2025 तक। क्या क्या था? राज्य सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी, मृतक किसान के वारिस को लाभ मिलेगा, समय पर मूल ऋण व प्रीमियम राशि चुकाने पर पेनल्टी और ब्याज में 100% की छूट मिलेगी। 30 सितंबर 2025 तक, 30 सितंबर 2025 तक इस योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। 30 सितंबर 2025 तक इस योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। बस ये चीजें हैं। वीडियो के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आ सकती है। ठीक है, करंट के आपके 10 अंक के जो करंट है वीडियो में, ये देखने को मिल सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है ना। अच्छा, अभी अगस्त के महीने में राजस्थान सरकार ने कुछ कुछ नीतियां लॉन्च की है। जैसे एक तो योजना है, ठीक है, कुछ विधेयक आए, जैसे राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025, कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025। ठीक है, और कुछ नीतियां भी आई है, अपन इसमें देखेंगे। जैसे AVXR पॉलिसी आई है। थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है ये महीना ना। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। विश्वकर्मा नाम से पता चल रहा है, विश्वकर्मा तो किसके लिए होगी? छात्रों के लिए तो होगी नहीं। विश्वकर्मा योजना आई है, छात्रों के लिए तो होगी नहीं। ठीक है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2025, विश्वकर्मा यु 2025। अगस्त 2025 कब आई ये योजना? अगस्त 2025 में। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना कब आई? अगस्त 2025 में। अब सुनना, शानदार कुछ फैक्ट है इसमें ना। पहली बात तो ये कि इस योजना में कौन शामिल होगा? 18 से 45 वर्ष, 18 से 45 आयु वर्ग के लोग, आयु वर्ग। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2025, अगस्त में इसका अनुमोदन हुआ। ठीक है, और इस योजना में जो लाभार्थी है, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 45 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 18 से 45 वर्ष। 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए सुनना, 18 से 45 आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मार्जिन एवं कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। मार्जिन मनी एवं कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा 18 से 45 वर्ष के युवाओं को। ऋण कौन देगा? वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो जैसे राजस्थान वित्तीय संस्थान, ठीक है, कोई सहकारी बैंक हुआ, ठीक है, तो ये ऋण देंगे। किसको ऋण देंगे? युवाओं को। कौन युवा? जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष हो चुकी है। 18 से 45 वर्ष के मध्य में जो युवा है, उनको इस योजना में, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में लाभ दिया जाएगा। कब हुआ इसका अनुमोदन? अगस्त 2025 में इस योजना का अनुमोदन हुआ। ठीक है, सुनना, कितना ऋण दिया जाएगा? 18 से 45 वर्ष के युवाओं को ऋण कौन देगा? वित्तीय संस्थान ऋण देगा। राज्य सरकार ऋण दे रही है क्या? नहीं दे रही। कौन दे रहा है ऋण? वित्तीय संस्थान ऋण दे रहा है। पहली बात। अधिकतम 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, जिस पर 8% तक ब्याज अनुदान दे होगा। ये यहां से क्वेश्चन आता है, ये आता ही आता है।
अगर आपका ये विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना पूछा है तो ये ही पूछेगा। कितना ब्याज दिया जाएगा? 8 करोड़ रुपए का, सॉरी 2 करोड़ रुपए का, माफ कीजिए, 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। वित्तीय संस्थान ऋण देगा। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना अनुमोदन कब किया गया? अगस्त 2025 को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, कौन शामिल होगा? युवा वर्ग शामिल होगा, जिसकी आयु कितनी होगी? 18 से 45 वर्ष उसकी आयु होगी, वैसा युवा वर्ग। पैसा कौन दे रहा है? वित्तीय संस्थान पैसा दे रहा है। कितना ऋण दिया जाएगा? 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। अधिकतम कितना ऋण दिया जाएगा? 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, याद रखना, 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। अच्छा, कितना ब्याज अनुदान दे होगा? 8% तक का ब्याज अनुदान दे होगा। कितना प्रतिशत ब्याज अनुदान अनुदान मिलेगा ब्याज का? 8%। पूछेगा, क्वेश्चन आता है इसका ना। महिला, SC ST दिव्यांग श्रेणी के उद्यमी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्यम, कार्ड धारक, बुनकर एवं शिल्पकार, एक किस किस को? महिला हुई। अगर आपको इस पे पैनल पे अगर PPT साफ साफ नहीं दिख रही है तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, थोड़ा सा कष्ट करें, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए आप, ठीक है। महिला, SC ST दिव्यांग श्रेणी के उद्यमी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्यम। महिला, SC ST दिव्यांग श्रेणी के उद्यमी, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उद्यम चला रहा कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति कार्ड धारक, बुनकर एवं शिल्पकार, बुनकर एवं शिल्पकार जो कार्ड धारक है उनको 1 करोड़ से और 2 करोड़ तक के ऋण पर, यदि महिला, SC ST आदि श्रेणी के लोग 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ से कम, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का अगर वो ऋण लेते हैं तो उनको 1% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। हमने पूरी योजना में क्या देखा था कि यह योजना वित्तीय संस्थानों द्वारा पोषित की जाएगी, ऋण पोषण वित्तीय संस्थान करेंगे, 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, 18 से 45 वर्ष के युवा वर्ग को इसमें ऋण दिया जाएगा, 8% इसमें ब्याज अनुदान दे होगा। लेकिन इस योजना का एक पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर महिला, SC ST ऐसे व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम चलाते हैं, कार्ड धारक, बुनकर या शिल्पकार, समझ रहे हो, कार्ड धारक, बुनकर या शिल्पकार, ऐसे व्यक्ति यदि 1 करोड़ से अधिक 2 करोड़ तक का ऋण लेते हैं तो उन्हें 1% अधिक अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। SC ST महिला, ये वर्ग लगभग हर एग्जाम में सेम वर्ग होते हैं तो वर्ग में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, ऐसा नहीं कि आप 60 लाख रुपए का लोन ले लेते हो, 60 लाख रुपए का आप ऋण लेते हो और आप 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान की मांग करते हो, नहीं। 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान तभी दे होगा जब आप 1 करोड़ से अधिक 2 करोड़ तक का ऋण लेते हो, ठीक है। वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋण पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी का अनुदान भी दे होगा। वित्तीय संस्थान आपको ऋण देगा और वह 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान करेगा। 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान भी तय करेगा, राज्य सरकार द्वारा संचालित है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, क्या था इस योजना में? विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ठीक है। सुनना, योजना कौन सी थी? विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये योजना थी, ठीक है। संचालित कौन कर रहा है? राज्य सरकार। संचालित कौन कर रहा है? राज्य सरकार। वित्त पोषण कौन करेगा? वित्तीय संस्थान, कोई भी वित्तीय संस्थान हो सकता है, ठीक है। लाभार्थी कौन है? 18 से 45 वर्ष के युवा उद्यमी। लाभार्थी कौन है? 18 से 45 वर्ष के युवा उद्यमी लाभार्थी है, ठीक है। वित्त पोषण कौन कर रहा है? वित्तीय संस्थान। संचालित कौन कर रहा है? राजस्थान सरकार। कितना ऋण दिया जाएगा? कितना ऋण दिया जाएगा? 2 करोड़ तक का।
2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा और इस पर 8% ब्याज अनुदान। कितना? 8% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। दोबारा देखो, विश्वकर्मा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना संचालित कौन कर रही है? राजस्थान सरकार। वित्त पोषण वित्तीय संस्थान करेंगे। लाभार्थी कौन होगा? 18 से 45 वर्ष के युवा उद्यमी इसमें लाभार्थी होंगे। ऋण कितना दिया जाएगा? 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा और उस पर 8% का ब्याज अनुदान दे होगा। कितना? 8% का ब्याज अनुदान दे होगा, ठीक है। इसमें एक बात और कही गई थी, क्या? कि यदि महिला SC ST का कोई उद्यमी ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति उद्यम चला रहा है या फिर कार्ड धारक शिल्पकार या बुनकर, कार्ड धारक बुनकर या शिल्पकार, यदि ये व्यक्ति ऋण लेते हैं और ऋण कितना? 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ तो अधिकतम सीमा है। यदि ये वर्ग 1 करोड़ से 2 करोड़ का ऋण लेते हैं तो इन्हें 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। कितना? 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा, और अन्य वर्ग को कितना? 8% का ब्याज अनुदान। कब? 2 करोड़ तक के ऋण पर। और अगर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान किसको दे होगा? SC का, ST महिला, ग्रामीण क्षेत्र का उद्यमी या कार्ड धारक बुनकर और शिल्पकार को, ठीक है। 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, 8% इस पर ब्याज अनुदान दे होगा, ठीक है। और ये और वित्तीय संस्थान द्वारा अधिकतम 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी अनुदान भी दे होगा। तो उम्मीद है आपको ये योजना समझ आ गई होगी। रटनी है वैसे तो कुछ नहीं है, कि अगस्त में शुरू की गई है, 2 करोड़ तक का ऋण मिलेगा, ठीक है। 8% का अनुदान दिया जाएगा। 18 से 45 आयु वर्ग के युवा उद्यमी इसमें शामिल होंगे, ऐसी बातें है, ठीक है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना। चलते हैं नेक्स्ट। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025। राजस्थान सरकार ने अभी अगस्त में एक विधेयक लाने की बात कही थी, कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 लाने की बात कही थी। पहले तो ये कि ये जो विधेयक है, ये जो एक्ट है कारखाना अधिनियम, ये जो कारखाना अधिनियम है ये केंद्र सरकार का है। कारखाना अधिनियम केंद्र सरकार का है, ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1948 केंद्र सरकार का है। कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन किया जाएगा। ये जो राजस्थान संशोधन विधेयक है कारखाना का 2025 वाला, इसमें केंद्र सरकार का अधिनियम था कारखाना अधिनियम, केंद्र सरकार के कारखाना अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। पहली बात तो ये, कौन सा? 1948 वाला अधिनियम। इसमें संशोधन से कारखाना श्रमिकों के साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटों में उनकी दैनिक कार्य अवधि सर्वाधिक 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करना। सुनना इसमें क्या क्या बात कही गई है। जो कारखानाओं में काम करते श्रमिक, कारखानों में काम करने वाले श्रमिक जिनकी साप्ताहिक दैनिक कार्य अवधि कितनी है? 48 घंटे। साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटे। जो कारखानाओं में श्रमिक काम करते हैं उनके साप्ताहिक कार्य अवधि कितनी है? साप्ताहिक कार्य अवधि कितनी है? 48 घंटे। जो साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे थी, जिसमें पहले 9 घंटे श्रमिक काम करता था। कितना करता था काम? 9 घंटे। पहले 9 घंटे था, उसे 10 घंटे कर दिया है। और विश्राम से पूर्व कार्य की अधिकतम अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे की जाएगी। समझ में नहीं आ रहा ना? कारखाना संशोधन विधेयक 2025। आप ये समझ लो कि जो व्यक्ति कारखानों में काम करता है श्रमिक, उसकी जो दैनिक कार्य करने की अवधि है उसको बढ़ाना है, ये इस विधेयक में कहा गया है। ये कह रहा है कि 48 घंटे से 48 घंटे, 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 48 घंटे से 48 घंटे,
व्यक्ति अधिकतम एक दिन में 10.5 घंटे कार्य जो कारखाना है उसमें रहता है। कार्यस्थल पर व्यक्ति कितना रहता है? 10.5 घंटे। जो कारखाना संशोधन विधेयक 2025 लेके आई है राजस्थान सरकार, अभी एक्ट नहीं बनाई, केवल विधेयक है, केवल बिल है, ठीक है। तो इसमें क्या बात कही कि पहले श्रमिक 10.5 घंटे काम करता था। कितना काम करता था? 10.5 घंटे। अब वह श्रमिक 12 घंटे कार्यस्थल पर रहेगा। पहली बात तो ये कि श्रमिक 12 घंटे कार्यस्थल पर रहेगा। दूसरी बात क्या कि जो लंच से पहले जो विश्राम समय है ना, खाना खाने का जो विश्राम समय होता है, आप पहले उसमें 5 घंटे तक काम करते थे, अब वो 6 घंटे का कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? सुनना, विश्राम से पूर्व की कार्य की अधिकतम अवधि कितनी हो जाएगी? 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे। कि आपका जो हाफ टाइम होता है, लंच टाइम होता है, उस टाइम तक आप 5 घंटे काम करते थे। इस अधिनियम से पहले ये प्रावधान है कि आप 5 घंटे काम करते हो। और जब ये अधिनियम बिल बन जाएगा, ये अधिनियम एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तो आप 5 घंटे नहीं, आप 6 घंटे काम करोगे। खाना खाने से पहले आप 6 घंटे काम करोगे, ऐसा ये बिल कह रहा है। क्या कह रहा है? कि आप 6 घंटे काम करोगे खाना खाने से पहले। आप कार्यस्थल पर पूरे दिन में 12 घंटे रहोगे। कार्यस्थल पर पूरे दिन में कितना रहोगे? 12 घंटे। दैनिक आप रोज 10.5 घंटे कार्यस्थल पर रहते हो, कारखाने में रहते हो। अब आप 12 घंटे रहोगे। लंच से पहले, विश्राम से पूर्व आप 6 घंटे कारखाना में रहोगे। ये ऐसी बात करता है विधेयक। मतलब कुल मिला के जो कार्य अवधि है, जो कार्य अवधि है, कार्य अवधि है, कार्य अवधि में बढ़ोतरी की जाएगी। कार्य अवधि में बढ़ोतरी की जाएगी। कार्य अवधि में बढ़ोतरी की जाएगी। लंच से पूर्व आप 6 घंटे काम करोगे। दैनिक आप जो 10 घंटे थे, सर्वाधिक 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया। और जो विश्राम का लंच का टाइम होता है दिन में, उसमें लंच से पहले आप 5 घंटे काम करते थे, अब आप 6 घंटे काम करोगे। कार्य समय और विश्राम अवधि सहित कारखाना श्रमिकों को कार्यस्थल पर अधिकतम 10.5 घंटे की बजाय अब 12 घंटा रुकना पड़ेगा। पहले आप पूरे दिन में 10.5 घंटे रुकते थे, अब आप 12 घंटे रुकोगे। लेकिन ये 12 घंटे आप काम नहीं करोगे, इसमें आपका लंच टाइम भी शामिल होगा। आप लंच टाइम है, विश्रांति का समय है, समय सहित पहले 10.5 घंटे रुकते थे, अब आप कारखाने में 12 घंटे रुकोगे। विश्राम से पूर्व आप पहले 5 घंटे काम करते थे, अब आप विश्राम से पूर्व 6 घंटे काम करोगे। सुनना, तिमाही में ओवर टाइम की अधिकतम सीमा 148 घंटे की जाएगी, लेकिन इसके लिए श्रमिक की सहमति आवश्यक है। आप ओवर टाइम करते हो, कुछ लोग अधिक काम करते हैं, समय से ज्यादा काम करते हैं, तो आप तिमाही में 144 घंटे तक अधिकतम काम कर सकते हो। 144 घंटे से ज्यादा अधिक आप ओवर टाइम काम नहीं करोगे। ये कब? 3 महीने में। 9 महीनों में आप 144 घंटे अतिरिक्त काम कर सकते हो। ये इस विधेयक में बात जोड़ दी गई, लेकिन कहा गया कि आप यदि एक्स्ट्रा काम करते हो, ओवर टाइम करते हो, यदि आप ओवर टाइम करते हो, और ओवर टाइम 144 घंटे है तिमाही का, 3 महीने का 144 घंटे आपको ओवर टाइम है, लेकिन इसके लिए आपको श्रमिक की सहमति लेनी पड़ेगी। ये इस बिल में कहा गया। इस बिल में एक और प्रावधान है महिलाओं के लिए, कि महिला श्रमिक को सुरक्षा शर्तें और लिखित सहमति से, यदि कोई महिला श्रमिक है, यदि कोई महिला रात में कारखाने में काम करती है, तो उसकी जो सुरक्षा शर्तें हैं वो, और उसकी लिखित सहमति से उसको रात्रिकालीन शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी, जो शाम 7 बजे के बाद और 6 बजे से पहले तक होगा। कारखाना विधेयक जो बिल 2025 वाला आया है, जो 1948 के भारत के जो कारखाना अधिनियम है उसमें संशोधन करता है। ये क्या बोलता है कि महिलाएं रात में 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम कर सकती है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा शर्तें और लिखित सहमति आवश्यक है। ठीक है। आप जो तिमाही में, जो 3 महीनों में जो अतिरिक्त काम करते हो, ओवर टाइम काम करते हो, वो 144 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। और 144 घंटे आप ओवर टाइम करते हो 3 महीने में, इसके लिए आप पहले श्रमिक से सहमति लो, फिर उनको परमिशन दो कि आप काम कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि आप पहले दिन में 10.5 घंटे, पहले दिन में आप 10.5 घंटे आप कारखाने में या फिर कार्यस्थल पर रुकते थे, अभी आप 12 घंटे रुकोगे। पहले इसमें था कि लंच से पहले जो विश्राम का समय होता है दोपहर में, बीच समय में, उस टाइम पे आप 5 घंटे, उस टाइम तक आप 5 घंटे का काम करते थे, अब आप 6 घंटे का काम करोगे। तो कुल मिला के जो आपका कार्यस्थल पर जो समय है 10:30 से
12 घंटा करना, 1.5 घंटे का समय आपका अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है। ये जो कारखाना विधेयक है श्रमिकों के हित के लिए तो लग नहीं रहा, क्योंकि जहां आप 10.5 घंटे काम करते हो और घर भागने की जल्दी होती है आपको कि घर पे जाना है, अब आप 1.5 घंटे लेट जाओगे, 12 घंटे तक आप कार्यस्थल पर रहोगे। ठीक है। कौन से बिल में संशोधन, कौन से अधिनियम में संशोधन हुआ? कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन हुआ। महिलाओं के लिए भी इसमें प्रावधान है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, वन लाइनर मुझे नहीं लगता इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है। राजस्थान कारखाना संशोधन विधेयक 2025। ठीक है। अधिकतम कार्य अवधि बढ़ा दी गई, 10.5 घंटे से आप दिन में 12 घंटे तक कार्यस्थल पर रहोगे। महिलाओं के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले आप काम कर सकती हो, लेकिन आपको सुरक्षा शर्तों पर और लिखित हस्ताक्षर दिए, लिखित में सूचना दी जाएगी। अच्छा, चलते नेक्स्ट, एक विधेयक और है, राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक। राजस्थान, ये उससे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीड के लिए भी, वीडियो के लिए भी, और जो भी एग्जाम से नेक्स्ट उनमें सब में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, कि राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025। राजस्थान मत्स्य अधिनियम आया था 1953 में। राजस्थान मत्स्य अधिनियम आया था 1953 में। राजस्थान मत्स्य अधिनियम आया था 1953 में, और उसमें संशोधन की बात करता है। राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953, वैसे ही पूछ लो, वैसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान मत्स्य अधिनियम कब लाया गया? 1953 में। राजस्थान मत्स्य अधिनियम कब लाया गया? 1953 में। क्योंकि आपके वीडियो में और जो एग्जाम्स है उनमें एग्रीकल्चर, कृषि, कृषि उद्योग, कृषि उद्योग और कृषि विकास आपके सिलेबस में है, और कृषि में ही मत्स्य उसका एक उप क्षेत्र है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान मत्स्य अधिनियम कब लाया गया? 1953 में। राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 में संशोधन किया जाएगा राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 के अकॉर्डिंग। राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 में मत्स्य अधिनियम 1953 में संशोधन किया जाएगा। क्या बात कही गई इसमें? इसमें यह बात है अपराधों के लिए जो जुर्माना राशि है उसको बढ़ा दिया गया। जैसे मत्स्य अपराधों में हेतु जुर्माना राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये तथा पुनः अपराध करने पर 50,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। यदि आपने मत्स्य अपराध किए हैं, ठीक है, मत्स्य अपराधों के लिए जुर्माना राशि कितनी कर दी गई है? बस सीधा याद रखना है, 25,000 जुर्माना, मत्स्य जुर्माना। फिर जुर्माना किया, दोबारा अपराध किया, पुनः अपराध किया, तो 50,000 का जुर्माना मिलेगा। यदि आपको समन, अपराध समन भेजते हैं, अपराध के समन हेतु जो राशि पहले 100 रुपये थी, अब उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। अब उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। ठीक है। बस दो चीजें याद रखनी है कि राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 में संशोधन किया गया, मत्स्य अपराधों हेतु जुर्माना राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये और पुनः अपराध करने पर 50,000 रुपये कर दी गई। अपराधों के समन हेतु निर्धारण राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 प्रस्तावित है। अभी तो बिल है ना, विधेयक है, कानून नहीं बना है। तो इसमें कितना है कि अगर आपको समन समन अपराधों के समन हेतु जो राशि थी वो कितनी कर दी गई है? 100 रुपये से 25,000 कर दी गई है। और आप मत्स्य अपराध करते हो तो आपको ये जो 25,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा, और अगर आप वापस नहीं मानते हो, फिर से अपराध करते हो, 50,000 रुपये आपको जुर्माना दिया जाएगा। ये चीजें याद रखनी है। 25,000, 50,000, 100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 समन के लिए। राजस्थान मत्स्य अधिनियम कब आया था? 1953 में। राजस्थान मत्स्य अधिनियम कब आया था? 1953 में। उसमें क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा। और जो विधेयक है उसका अनुमोदन कब किया गया? अगस्त 2025 में। विधेयक का अनुमोदन कब किया गया? अगस्त 2025 में। एक ये गिव अप अभियान बहुत पूछा है, बहुत पूछा है। ठीक है, पूछ लिया गया, मतलब अभी कुछ एग्जाम में पूछा था। पहली बात तो ये आरंभ कब हुआ? 1 नवंबर 2024 को। मतलब गिव अप अभियान कब शुरू हुआ? 1 नवंबर 2024 को। गिव अप अभियान, गिव अप मतलब छोड़ना। क्या छोड़ रहे हो आप? किसके लिए है ये? कोई व्यक्ति है, धनवान बन गया, उससे बोलते हैं कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ मत लीजिए ताकि किसी और वंचित व्यक्ति को लाभ मिल सके, वैसे समझ लीजिए गिव अप अभियान। आप राशन का खाना भी ले रहे हो और सब्सिडी भी ले रहे हो, आपके उसकी जरूरत नहीं है लेने की, आपकी पूर्ति हो सकती है। ठीक है, तो आप उन सब्सिडियों को बंद करा दीजिए
ताकि आम आदमी को उसका लाभ मिल सके। ये बात है इसमें गिव अप अभियान में। खुद से सरकार ने अपन खुद से छोड़ने की बात कही है, ठीक है, ताकि वंचितों को लाभ मिल सके। तो गिव अप अभियान शुरू कब किया गया था? 1 नवंबर 2024 को। 1 नवंबर 2024 को गिव अप अभियान शुरू किया गया। अच्छा, जब आप खाद्य सब्सिडी से पीछे हट रहे हो तो विभाग कौन सा शुरू करेगा? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। किस विभाग ने शुरू की? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, याद रखना। गिव अप अभियान का संबंध किस विभाग से है? शिक्षा विभाग से है क्या? ऑप्शन में दे देगा कि स्कूली शिक्षा छोड़ चुके बच्चों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। किसके लिए है ये? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सक्षम लोगों को सब्सिडी त्यागने हेतु प्रेरित करना ताकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। गरीब व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। यदि आप सक्षम हो चुके हो तो आप उन योजनाओं का लाभ मत लीजिए, अपना नाम हटवा लीजिए वहां से। गिव अप अभियान छोड़ दीजिए उन योजनाओं को ताकि वंचितों को लाभ मिल सके। खाद्य सुरक्षा वंचितों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विभाग कौन सा है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। अच्छा, ये अगस्त में चर्चा में क्यों है? शुरू तो कब हुआ था? 1 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था। गिव अप अभियान शुरू कब हुआ था? 1 नवंबर। शुरू कब हुआ था? 1 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था। समाप्त कब हो रहा है? समाप्ति की जो अवधि थी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 31 अगस्त 2025। तो जो अंतिम अभी संशोधन हुआ है वो तो यही है, 31 अगस्त 2025। आपको तो 31 अगस्त 2025 की समाप्ति अवधि याद रखनी है जो चर्चा में था। 1 नवंबर 2025 को योजना शुरू की गई थी। किससे संबंधित है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित है, ठीक है। गिव अप अभियान, उम्मीद है आपके समझ में आ गए होगा। गिव अप अभियान छोड़ना है, सब्सिडी छोड़नी है। अगर आप लाभ ले रहे हो, अगर आप सक्षम हो चुके हो तो आप उन योजनाओं को छोड़ दीजिए ताकि वंचितों को लाभ मिल सके। छोड़ गिव अप अभियान, सिंपल सी बात है। आप सक्षम हो गए हो तो आप उन योजनाओं का या फिर जो खाद्य सब्सिडी आप ले रहे हो उनको छोड़ दीजिए ताकि वंचितों को लाभ मिल सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने व्यक्ति से खुद से गिव अप करने की बात कही है। 1 नवंबर 2024 को योजना शुरू की गई थी। 31 अगस्त 2025 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। कब तक? 31 अगस्त 2025 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले पता नहीं कितने ही एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अभी तो दिसंबर में इसका आयोजन होगा। क्या है? राजस्थान राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। आपको पता है 2024 में राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 9 से 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कब किया जाएगा? 9 से 10 दिसंबर को। 9 से 10 दिसंबर को 9 से 10 दिसंबर 2025 को 2025 को जयपुर में आयोजन किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 9 से 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजन किया जाएगा। सुनना, इस राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव के तहत रोड शो निकाले जाएंगे। मतलब जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, राइजिंग राजस्थान समिट का प्रचार प्रसार करने के लिए रोड शो आयोजित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? रोड शो। तो क्या देश विदेश में भी होंगे क्या? हाँ, अपने देश में भी होंगे और विदेश में भी होंगे। तो विदेश में कहाँ पर आप इसका प्रचार प्रसार करोगे या फिर रोड शो करोगे? तो संयुक्त अरब अमीरात में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो का आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें भारत की, तो भारत में दिल्ली, सूरत, हैदराबाद, कोलकाता। कहाँ कहाँ पे? याद रखना, दिल्ली, सूरत, हैदराबाद, कोलकाता। दिल्ली, सूरत, हैदराबाद, कोलकाता। राष्ट्रीय रोड शो कहाँ होंगे? दिल्ली, सूरत, हैदराबाद, कोलकाता। और अंतर्राष्ट्रीय रोड शो कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में तो अंतर्राष्ट्रीय रोड शो होगा। और अगर भारत की बात करें कि भारत में
राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 के तहत कहाँ पर रोड शो का आयोजन किया जाएगा? दिल्ली, सूरत, हैदराबाद, कोलकाता। ठीक है, आयोजन कब होगा? 9 से 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजन होगा। 9 से 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजन होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय रोड शो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहाँ है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत में कहाँ कहाँ होगा? दिल्ली, सूरत, हैदराबाद और कोलकाता में इसका रोड शो होगा, राष्ट्रीय रोड शो होगा। अच्छा, एक प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रथम राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रथम राजस्थान 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है। प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जा रहा है? पहला प्रथम राजस्थानी प्रवासी दिवस जो 10 दिसंबर 2025 है, अभी जो आने वाला है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट कुछ मंथ में, उस दिन 10 दिसंबर को प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस? प्रवासी राजस्थानी दिवस। कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पूछा गया है, और मुझे उम्मीद है आगे पूछा जाएगा। मुझे उम्मीद है आगे भी पूछा जाएगा कि प्रथम राजस्थानी प्रवासी दिवस कब मनाया जाएगा, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय रोड शो कहाँ होगा? दिल्ली, सूरत, हैदराबाद, कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय रोड शो कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ठीक है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब होगा? 9 से 10 दिसंबर को। 9 से 10 दिसंबर 2025 को कहाँ होगा? जयपुर में होगा। तो मुझे उम्मीद है आपका ये कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। राइजिंग राजस्थान समिट 9 से 10 दिसंबर जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय रोड शो यूएई 10 दिसंबर को। प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर 2025 को। ठीक है, अब सुनना, हाउसिंग बोर्ड द्वारा जोधपुर में बड़ली आवासीय योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, आप तो बस ये याद रखो कि बड़ली आवासीय योजना, आवासीय योजना तो हाउसिंग बोर्ड शुरू करेगा, आवास से पता चल रहा है। ये तो पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या? कहाँ पे शुरू की गई? बड़ली आवासीय योजना का संबंध किस जिले से है? बड़ली आवासीय योजना का संबंध किस जिले से है? बड़ली आवासीय योजना का संबंध किस जिले से है? याद रखना, बड़ली आवासीय योजना का संबंध किस जिले से है? जोधपुर से है। बड़ली आवासीय योजना का संबंध किस जिले से है? जोधपुर से है, याद रखना। जयपुर मेट्रो फेज 2, आपको पता है अभी बहुत दिनों से ये न्यूज चर्चा में है कि जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। तो जो जयपुर मेट्रो का फेज 2 है उसका संचालन कहाँ से कहाँ तक होगा? सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी और विद्याधर नगर। अब इससे रिगार्डिंग और भी न्यूज आएगी। ठीक है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है, क्वेश्चन वैसे पूछ ले कि जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा या फिर संचालन कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां से अंबावाड़ी और विद्याधर नगर। कभी कभार वो विद्याधर नगर ना दे के दे देगा तोड़ी मोड़, तोड़ी मोड़ तक, तोड़ी मोड़ तक। ठीक है, कोई जगह होगी विद्याधर नगर में तोड़ी मोड़ तक। ठीक है, विद्याधर नगर अंबावाड़ी, कहाँ से? सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी और विद्याधर नगर तक जयपुर मेट्रो का फेज 2 का संचालन किया जाएगा। मेट्रो का फेज 2 का संचालन किया जाएगा कहाँ से? सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से। कहाँ तक? अंबावाड़ी और विद्याधर नगर तक। ठीक है, एक देखा था आपने बड़ली आवासीय योजना का संबंध किस जिले से है? बड़ली आवासीय योजना का संबंध किस जिले से? किस जिले से है? जोधपुर से है। राइजिंग राजस्थान समिट अपन ने विस्तार से देख लिया है। चलते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक शानदार कार्यक्रम है पीयर व्यू, पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू ये क्या है? सुनना, पीयर रिव्यू का आयोजन किया गया। कौन, कहाँ पे किया गया राजस्थान आयोजन? जयपुर में। अच्छा, जयपुर में ना एक टीम आई थी केरल से, केरल से एक टीम आई थी, केरल से टीम आई थी किसके लिए? निरीक्षण करने के लिए। और इस जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसको नाम क्या दिया? पीयर रिव्यू। रिव्यू करेगी, किसका रिव्यू करेगी? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत जो कुपोषण के पूर्ण उन्मूलन पर आधारित है के लिए इसका आयोजन किया गया। एक अभियान है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। कौन सा अभियान है? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान है। इसके तहत पीयर रिव्यू का आयोजन किया गया। क्वेश्चन वैसे पूछ ले कि पीयर रिव्यू का आयोजन किस राज्य की टीम द्वारा किया गया? केरल राज्य की टीम द्वारा। कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। पीयर रिव्यू का संबंध किससे है? तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान से, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान से, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान से। अच्छा,
राजस्थान के 6 जिलों में 18 से 24 अगस्त तक इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी, झुंझुनू। पीआर रिव्यू कार्यक्रम में कितने जिले सम्मिलित हैं? पीआर रिव्यू कार्यक्रम में कितने जिले सम्मिलित हैं? पीआर रिव्यू कार्यक्रम में 6 जिले सम्मिलित हैं। जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी, झुंझुनू। जयपुर, उदयपुर, अलवर। जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी, झुंझुनू। जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी, झुंझुनू। 6 जिले। आयोजन कब हुआ? 18 से 24 अगस्त। कहाँ की टीम थी? केरल की टीम थी। कहाँ की टीम थी? केरल की टीम थी। पीआर रिव्यू आते ही केरल, पीआर रिव्यू आते ही केरल पे जाना है। कितने जिले में? 6 जिले में। ठीक है। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान क्या है? कुपोषण के उन्मूलन पर कुपोषण के उन्मूलन पर आधारित है। कुपोषण के उन्मूलन पर आधारित है। कौन सा कार्यक्रम? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। और इस अभियान के तहत क्या किया गया? पीयर रिव्यू। टीम कहाँ की थी? केरल राज्य की टीम थी। टीम कहाँ की थी? केरल की टीम थी। तो पीयर रिव्यू केरल, 6 जिले, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, याद रखना। चलते नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन है, आया हुआ है। पूछे गए क्वेश्चन है ना, ये पूछा हुआ है कि राजस्थान, ध्यान से सुनना, राजस्थान देश में आवा आईडी बनाने में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आवा आईडी बनाने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान। थोड़े वन लाइनर है, ठीक है, देखना। सक्षम जयपुर अभियान विशेष योगजन एवं वृद्धजनों के लिए। सक्षम, सक्षम किसको बनाओगे आप? योगजनों को, विशेष योगजनों को और वृद्धजनों को। क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि सक्षम जयपुर अभियान का संबंध है शिक्षा से? नहीं है। खेल कूद से है क्या? नहीं है। वृद्धजन एवं विशेष योगजनों से है। सक्षम जयपुर अभियान वृद्धजन एवं विशेष योगजनों के लिए, ठीक है। राजस्थान देश में आभा आईडी बनाने में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। राजस्थान देश में आभा आईडी बनाने में कितने स्थान, कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। ये क्वेश्चन वैसे ही पूछा है, राजस्थान देश में आभा आईडी बनाने में कौन से स्थान पर है? 2, 3, 1, 4 जो भी है, कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। एक और वन लाइनर देखा था अपन ने, बड़ली आवासीय योजना। बड़ली आवासीय योजना, बड़ली आवासीय योजना, इसका संबंध किस जिले से है? जोधपुर से। बड़ली आवासीय योजना का संबंध किस जिले से है? जोधपुर से, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, एक शानदार सी चीज है, देखना, गौर से सुनना। म्यूजियम ऑफ ग्रेस, नाम इंपॉर्टेंट लग रहा है। म्यूजियम ऑफ ग्रेस, म्यूजियम ऑफ ग्रेस क्या है ये? म्यूजियम ऑफ ग्रेस क्या है? पहली बात तो ये कहाँ पे? राजसमंद में। म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहाँ है? राजसमंद में। म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहाँ है? राजसमंद में। अच्छा, इसमें क्या क्या है म्यूजियम ऑफ ग्रेस में? ठीक है, इसमें पुष्टि मार्गीय बल्लभ संप्रदाय, आपको पता है कि नाथ द्वारा राजसमंद में बल्लभ संप्रदाय की पीठ है। नाथ द्वारा राजसमंद में बल्लभ संप्रदाय की पीठ है, ठीक है। तो पुष्टि, और कौन सा? पुष्ट मार्गीय बल्लभ संप्रदाय की पीठ है। इतिहास को चित्र, श्रव्य और दृश्य, ऐसे कोई चित्र बना दिए गए, ऐसे कोई मूर्ति स्थापित कर दी गई, ऐसे कोई चित्र बना दिए गए, ऐसे कोई मूर्ति स्थापित कर दी गई, आदि के द्वारा दर्शाया गया। किसको? संप्रदाय को, इस संप्रदाय के इतिहास को। म्यूजियम ऑफ ग्रेस, म्यूजियम ऑफ ग्रेस क्वेश्चन वैसे पूछेगा कि म्यूजियम ऑफ ग्रेस, पहली बात तो कहाँ है? राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। किस संप्रदाय से संबंधित है? बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। पुष्ट मार्गीय बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। कहाँ है? राजसमंद में। इसका विकास किया गया कृष्णा सर्किट के तहत। आपको पता है कृष्णा सर्किट में राजस्थान के कई स्थान सम्मिलित है, उसमें नाथ द्वारा, राजसमंद का जो नाथ द्वारा है वो भी कृष्णा सर्किट के तहत में उसका विकास किया जा रहा है। तो म्यूजियम ऑफ ग्रेस, क्या? म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहाँ है? राजसमंद में है। कृष्णा सर्किट के तहत में विकास किया जा रहा है। किसके तहत? कृष्णा सर्किट के तहत इसका विकास किया जा रहा है। पुष्ट मार्गीय बल्लभ संप्रदाय के इतिहास को दर्शाया गया है। म्यूजियम ऑफ ग्रेस में किस संप्रदाय से संबंधित इतिहास को दर्शाया गया है? तो
पुष्टमार्गीय बल्लभ संप्रदाय संबंधित इतिहास को दर्शाया गया म्यूजियम ऑफ ग्रेस में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी। कौन सी लैब? लैंग्वेज लैब। कौन सी लैब? लैंग्वेज लैब। किसके द्वारा? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय राजस्थान में लैंग्वेज लैब की स्थापना करेगा। किसकी स्थापना करेगा? लैंग्वेज लैब की स्थापना करेगा। नाम से पता चल रहा है लैंग्वेज लैब। इसका मतलब क्या है? जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय है राजस्थान में लैंग्वेज लैब की स्थापना करेगा और लैंग्वेज लैब विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। किसमें? विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जैसे इंग्लिश हुई, जर्मन हुई, फ्रेंच लैंग्वेज हुई, स्पेनिश हुई, इनमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा लैंग्वेज लैब के माध्यम से। और लैंग्वेज लैब राजस्थान में स्थापित की जाएगी। अभी ये प्रस्तावित है, लेकिन इसको स्थापित कौन करेगा? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, ना कि राज्य सरकार। लैंग्वेज लैब को स्थापित कौन करेगा? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। याद रखना, लैंग्वेज लैब को स्थापित कौन करेगा? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। अच्छा, ये क्या करेगी? विदेशी भाषा के प्रशिक्षण में सहायक होगी। नाम से पता चल रहा है लैंग्वेज लैब, भाषाओं के लिए लैब बनाएगी ये, तो क्या करेगी वो? विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण में सहायक होगी, जो अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश आदि भाषाओं में प्रशिक्षण देगी। एक और है, राज्य सरकार द्वारा इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी EFLU का निर्माण किया जाएगा। वैसे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का निर्माण कौन कर रहा है? इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का निर्माण कौन करेगा? तो राजस्थान सरकार इसका निर्माण करेगी। और लैंग्वेज लैब का निर्माण कौन करेगा? लैंग्वेज लैब का निर्माण कौन करेगा? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। कौन? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। याद रखना। म्यूजियम ऑफ ग्रेस, म्यूजियम ऑफ ग्रेस का संबंध राजसमंद से है। म्यूजियम ऑफ ग्रेस का संबंध राजसमंद से है। ठीक है, कृष्णा सर्किट के तहत विकास किया जा रहा है, बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। म्यूजियम ऑफ ग्रेस किससे संबंधित है? बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। म्यूजियम ऑफ ग्रेस किससे संबंधित है? बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान में राजस्थान आभा आईडी बनाने में देश में दूसरे स्थान पर है। बड़ली आवासीय योजना का संबंध जोधपुर से है। बड़ली आवासीय योजना का संबंध जोधपुर से है, ध्यान रखना। चलते नेक्स्ट। एक समिट हुई थी जयपुर में, AI इनोवेशन समिट। कौन सी समिट है? AI इनोवेशन समिट। क्वेश्चन वन लाइनर पूछ ले कि AI इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया। कब किया गया था? अगस्त की करंट अफेयर पढ़ रहे, ठीक है, तो अगस्त में किया जाएगा। अगस्त 2025 में जयपुर में AI इनोवेशन समिट का आयोजन किया गया। किसका? AI इनोवेशन समिट। AI इनोवेशन समिट, AI इनोवेशन समिट 2025 जयपुर में। कहाँ पे आयोजन किया गया? जयपुर में। अच्छा, AI इनोवेशन समिट भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान जयपुर में। भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान जयपुर में है। भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान जयपुर में एक शाखा है इसकी। जो भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान है उसकी जयपुर में एक शाखा है। तो AI इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन इस संस्थान में किया गया, जयपुर में। देश में सर्वाधिक चार्टेड अकाउंटेंट राजस्थान से आते हैं। अच्छा, याद रखना, क्वेश्चन वैसे तो पूछेगा नहीं, मुझे लगता नहीं इसका क्वेश्चन पूछे। ऐसे आ सकता है कि AI इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन, AI इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जयपुर में इसका आयोजन किया गया। देश में सर्वाधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट राजस्थान से आते हैं। इस दौरान AI इनोवेशन समिट 2025 के दौरान AI 2.0 कोर्स लॉन्च किया गया। AI 2.0 कोर्स लॉन्च किया गया। कब? AI इनोवेशन समिट 2025 के दौरान AI 2.0 कोर्स लॉन्च किया गया, जो जिसका ऑनलाइन शुभारंभ किया गया, जो ICAI सदस्यों के प्रशिक्षण में सहायक है। बस आप याद रखना, AI इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक चार्टेड अकाउंटेंट कहाँ से आते हैं देश में? राजस्थान से आते हैं। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान मंडपम, जैसे दिल्ली में भारत मंडपम है, जैसे दिल्ली में भारत मंडपम है, उसी तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जाएगा। किसका? राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जा रहा है। एक है GCC टावर, मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। GCC टावर मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। और एक और है IT टावर। तीन, राजस्थान मंडपम, GCC टावर या फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और IT टावर,
इनका निर्माण किया जाएगा। निर्माण नहीं हुआ है, प्रस्तावित है। कहाँ पे? B2 बाईपास के पास, जयपुर में। जयपुर में जो B2 बाईपास है वहाँ पर इसका निर्माण प्रस्तावित है। राजस्थान मंडपम, GCC टावर और IIT टावर। वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसका क्वेश्चन डाला था कि राजस्थान में किस स्थान पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान में किस स्थान पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में किस जगह, कहां पर, किस जिले में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। किसका? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का निर्माण। तो कहां पे होगा? जयपुर में। राजस्थान मंडपम जयपुर में, IIT टावर जयपुर में। ये तीनों बनाए जाएंगे। कहां पे बनाए जाएंगे? B2 बाईपास के पास। कहां पे? B2 बाईपास के पास। NVCC इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्माण किया जाएगा। निर्माण कौन करेगा? NVCC इंडिया लिमिटेड। NVCC इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाएगा। NVCC इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो निर्माण कर रहे हैं, ये जो ढांचा विकसित कर रहे हैं, ये राजस्व सृजन सह विकास मॉडल पर केंद्रित होगा। राजस्व सृजन, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टेटमेंट पूछ सकता है कि, ठीक है, कि राजस्व सृजन सह मॉडल विकास पर आधारित है। राजस्व सृजन सह विकास मॉडल मतलब ये जो इमारतें बन रही है इनसे राजस्व सृजन होगा, मतलब हमारी कुल मिला के भविष्य में आय हमें देंगे, लाभ हमें देंगे। ठीक है। यहाँ यूनिटी मॉल का विकास भी होगा जिसकी कार्यकारी एजेंसी रिको होगी। ये जो जगह है मैं बता रहा हूँ आपको, राजस्थान मंडपम, IIT टावर या फिर GCC टावर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जहाँ बन रहे हैं वहाँ पे एक यूनिटी मॉल भी बनेगा। लेकिन जो ये यूनिटी मॉल बन रहा है इसकी जो कार्यकारी एजेंसी वो कौन है? रिको है। राजस्थान में प्रस्तावित, जयपुर में प्रस्तावित यूनिटी मॉल की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? कौन सी है? रिको है। क्वेश्चन बन गया कि जयपुर में प्रस्तावित यूनिटी मॉल की कार्यकारी एजेंसी कौन है? रिको है। रिको है। तो कौन कौन सी चीजें बन रही है? राजस्थान मंडपम, GCC टावर, IIT टावर और यूनिटी मॉल। कहाँ बन रहा है? जयपुर में। राजस्व सृजन सह विकास मॉडल पर ये बन रहे हैं। राजस्थान कैबिनेट ने इनका निर्माण का अनुमोदन किया। अगस्त में राजस्थान सरकार ने, अगस्त 2025 में कैबिनेट ने, राज्य कैबिनेट ने अनुमोदन किया। राज्य कैबिनेट ने इसका अनुमोदन किया। राज्य कैबिनेट ने इसका अनुमोदन किया। ठीक है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 3700 करोड़ रुपए है, जिसमें 635 करोड़ राजस्थान सरकार द्वारा देय होगा। ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, राजस्थान मंडपम, GCC टावर हुआ, IIT टावर हुआ, यूनिटी मॉल हुआ, ये जो बन रहे हैं B2 बाईपास जयपुर के पास में, इसकी जो अनुमानित लागत वो कितनी है? 3700 करोड़ रुपए। अनुमानित लागत कितनी है? 3700 करोड़ रुपए है। कितनी है? 3700 करोड़ रुपए। और राजस्थान सरकार कितना देगी इसमें? राजस्थान सरकार कितना देगी? 635 करोड़। राजस्थान सरकार कितना देगी? राजस्थान सरकार कितना देगी? 635 करोड़। 635 करोड़। राजस्थान सरकार कितना देगी? 635 करोड़। याद रखना। राजस्थान मंडपम जयपुर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जयपुर। ठीक है, चलते नेक्स्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल का स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में, किशनगढ़ अजमेर में। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है। इसमें फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। दूसरी बात ये, अमीरगढ़ भीलवाड़ा में हवाई पट्टी विकसित की जाएगी, फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। ये न्यूज में रहे थे अगस्त में। तो क्या है, अमीरगढ़ भीलवाड़ा में हवाई पट्टी विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। हवाई पट्टी विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। हवाई पट्टी विकसित करते हुए राजस्थान के किस जिले में फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? भीलवाड़ा में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। याद रखना, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में हवाई पट्टी विकसित करते हुए, हवाई पट्टी विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे खोला जाएगा? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। और फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में FTO की स्थापना कहाँ की जाएगी? किशनगढ़ अजमेर में। FTO फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? किशनगढ़ अजमेर में की जाएगी। याद रखना, दो फैक्ट है।
अच्छा, एक और चीज देखो, हाल ही में 2000 मेगावाट, अगस्त की बात कर रहे हैं अपन, है ना, सोलर पार्क का निर्माण, 2000 मेगावाट के सोलर पार्क का निर्माण हेतु राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को बुढ़ाना जैसलमेर में भूमि भूमि आवंटन किया। विद्युत उत्पादन निगम को, राजस्थान का जो विद्युत उत्पादन निगम है उसको बुढ़ाना जैसलमेर में 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट, सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन किया गया। बुढ़ाना जैसलमेर में हाल ही में प्रस्तावित बुढ़ाना सोलर प्लांट का संबंध किस जिले से है? हाल ही में प्रस्तावित बुढ़ाना सोलर प्लांट, बुढ़ाना सोलर पार्क का संबंध, पार्क का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर से है, याद रखना ना, किससे है? जैसलमेर से, ठीक है। कितने मेगावाट का? 2000 मेगावाट का। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में। हवाई पट्टी कहाँ विकसित करनी है? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे विकसित करनी है? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है। इस स्लाइड में हमने 3 चीजें देखी, ठीक है। राजस्थान में पहली बात तो यहाँ पे क्या है? बुढ़ाना सोलर पार्क, यहाँ पे क्या बनेगा? सोलर पार्क बनेगा। बुढ़ाना में क्या बनेगा? सोलर पार्क। कितना? 2000 मेगावाट का, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था? हमीरगढ़ भीलवाड़ा, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में यहाँ पे क्या बनेगी? हवाई पट्टी। क्या बनेगी? हवाई पट्टी, हवाई पट्टी, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, ठीक है। एक हमने क्या देखा था? किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ में अजमेर में यहाँ पे क्या है? किशनगढ़ अजमेर में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। और यहाँ पे क्या बनेगा? फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या बनाया जाएगा? फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। मुझे उम्मीद है यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया होगा। हवाई पट्टी आती ही हमीरगढ़ भीलवाड़ा कर देना। FTO कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में। और बुढ़ाना सोलर पार्क कहाँ पे है? जैसलमेर में। बुढ़ाना सोलर पार्क कहाँ पे है? जैसलमेर में। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लेना आप, है ना। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को 150 यूनिट, 150 यूनिट निशुल्क बिजली की घोषणा की गई अभी अगस्त में, अगस्त 2025 में। सरकार ने अगस्त 2025 में सरकार ने ये निर्णय लिया। एक योजना चल रही थी, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना एक योजना चल रही थी जिसमें 100 यूनिट फ्री बिजली दी गई, जिसमें 100 यूनिट तक निशुल्क बिजली दी जा रही थी। अब कहा कि 150 यूनिट से अधिक निशुल्क बिजली दी जाएगी। कितनी? 150 यूनिट से अधिक। अभी राजस्थान सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में 150 यूनिट से अधिक निशुल्क बिजली दी जाएगी। और वो कब दी जाएगी? किसे दी जाएगी? घरेलू पंजीकृत जो व्यक्ति है, घरेलू कनेक्शन जिनके हैं, जो व्यक्ति, जो लाभार्थी जिनके घरेलू कनेक्शन है, उन्हें दी जाएगी। सुनना, कितनी दी जाएगी? 150 यूनिट। पहले तो ये कितनी दी जाएगी? 150 यूनिट दी जाएगी। अगस्त 2025 की ये न्यूज है। अब सुनना, लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर लाभ दिया जाएगा। किससे जोड़कर? सौर ऊर्जा से जोड़कर। लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर लाभ दिया जाएगा। ये जो 150 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाएगी, एक योजना चल रही थी, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की एक योजना है, प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना। कौन सी योजना है? दोबारा बोलो। प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना। ये केंद्र सरकार की एक योजना है। इसमें क्या था? इसमें था रूफ टॉप संयंत्र लगाए जाएंगे, रूफ टॉप सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त ऊर्जा योजना, बिजली योजना में रूफ टॉप संयंत्र, सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? घरों की छतों पर आपको सोलर प्लांट, छोटे छोटे, ठीक है, किलोवाट के संयंत्र लगाए जाएंगे। और आप जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है, इसके जो लाभार्थी है उनको इस योजना से जोड़कर लाभ दिया जाएगा। और राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, ठीक है। अब सुनना, सौर ऊर्जा से जोड़कर लाभ दिया जाएगा।
किन किन को कितने लोगों को लाभ मिलेगा? 1,40,00,000 घरेलू श्रेणी के पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। किनको लाभ मिलेगा? 1,40,00,000 कितने? 1,40,00,000 घरेलू श्रेणी के, ये इंपॉर्टेंट है। किसको? घरेलू श्रेणी के, घरेलू श्रेणी के पंजीकृत लोग हैं, घरेलू श्रेणी के पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। सुनना, मासिक उपभोग, यदि इसमें दो चीजें हैं, कोई परिवार या फिर कोई पंजीकृत व्यक्ति, कोई पंजीकृत लाभार्थी जो 150 यूनिट से अधिक उपभोग करता है, और एक व्यक्ति जो 150 यूनिट से कम उपभोग करता है। जो 150 यूनिट से अधिक उपभोग करता है, सुनना, जो व्यक्ति 150 यूनिट से अधिक उपभोग करता है, तब मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवारों के घरों की छतों पर इस योजना के तहत, सुनना, इसने बोला कि कोई परिवार है या फिर कोई पंजीकृत व्यक्ति है, वो 150 यूनिट से अधिक उपभोग कर रहा है, 150 यूनिट से अधिक उपभोग कर रहा है, तो उसे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत उसके घर की छत पर 1.1 किलोवाट का, कितने का? 1.1 किलोवाट, 1.1 किलोवाट उस व्यक्ति की घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा। सोलर पैनल, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत महंगा आता है, आप अपने घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाओगे तो ये तो महंगा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, फ्री है, निःशुल्क है, क्योंकि इसके लिए जो पैसे है वो सरकार देगी। कितने पैसे देगी सरकार? सुनना, जो 33,000 रुपये है वो तो केंद्र देगा, और 17,000 रुपये राजस्थान सरकार देगी। प्रत्येक उपभोक्ता को, कौन सा प्रत्येक उपभोक्ता? वह उपभोक्ता जो 150 यूनिट से अधिक उपभोग कर रहा है। ऐसे कितने उपभोक्ता है? 27 लाख लाभार्थी परिवार। ऐसे कितने परिवार है? 27 लाख। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है, इसके तहत में जो पंजीकृत लोग हैं, कितने कितने पंजीकृत लोग हैं? 1,40,00,000। जो 1,40,00,000 जो पंजीकृत लोग हैं, उनमें से 27 लाख लाभार्थी परिवार, 27 लाख लाभार्थी परिवार जो 150 यूनिट से अधिक मासिक उपभोग करते हैं, उनके घरों की छत पर 1.1 किलोवाट का निःशुल्क सोलर पैनल लगाया जाएगा। और इसके लिए केंद्र सरकार 33,000 रुपये और राज्य सरकार 17,000 रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। प्रत्येक उपभोक्ता को भारत सरकार द्वारा प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, और राज्य सरकार 17,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगी। राज्य सरकार कितनी दे रही है? 17,000 रुपये। एक योजना थी मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। ठीक है, ये न्यूज है। अब सुनना, अभी घोषणा की कि 150 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, 150 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। पहली बात, 150 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे लाभ कितने लोगों को मिलेगा? कुल लाभ कितने लोगों को मिलेगा? 1,40,00,000 लोग, 1,40,00,000 लोग लाभार्थी। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह के लोग हैं। पहली बात तो इसमें किसको जोड़ा जाएगा? सौर ऊर्जा के साथ। जो प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना है, उसके साथ जोड़कर लाभ दिया जाएगा। ठीक है, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक जो 150 यूनिट से अधिक उपभोग करे, एक जो 150 यूनिट से
कम उपभोग करे, दो तरह की श्रेणी है। एक व्यक्ति जो 150 यूनिट से अधिक उपभोग करे और एक व्यक्ति जो 150 यूनिट से कम उपभोग करे। जो व्यक्ति 150 यूनिट से अधिक उपभोग करता है, उसके घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा। और अकेला व्यक्ति लगा सकता है क्या? कोई कहता है कि भाई हमारी तो क्षमता ही नहीं है, तो हम तो कैसे लगाएंगे? तो केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार कितना देगी? 33,000 रुपये। और राज्य सरकार कितना देगी? 17,000 रुपये। 17,000 रुपये कौन देगा? राज्य सरकार। किसके लिए? 1.1 किलोवाट के संयंत्र के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 33,000 केंद्र सरकार द्वारा और 17,000 राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। कब? जब आप 150 यूनिट से अधिक उपभोग करते हो मासिक, घर की छत पर आप 1.1 किलोवाट का सौर संयंत्र लगाते हो, 1.1 किलोवाट का सौर संयंत्र लगाते हो जब आप 150 यूनिट से अधिक मासिक उपभोग करते हो। ठीक है, पहली बात। ये देखा था अभी तक हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। इसमें क्या देखा था कि अगस्त 2025 में इसका अनुमोदन किया गया कि 150 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ठीक है, सौर ऊर्जा के से जोड़कर लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। दूसरी बात, बन रहा है क्वेश्चन वैसे पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को कितने यूनिट फ्री में बिजली देने की घोषणा की गई है? तो आप बता देना कि 150 यूनिट बिजली देने की बात कही गई है। कितना? 150 यूनिट। सुनना, 1,40,00,000 घरेलू श्रेणी के पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। कितने? 1,40,00,000 लोग। दूसरी बात, जिनका मासिक उपभोग 150 यूनिट प्रति माह से अधिक है, जिनका मासिक उपभोग 150 यूनिट प्रति माह से अधिक है, उनके घरों की छत पर 1.1 किलोवाट का निःशुल्क सोलर पैनल लगाया जाएगा। लेकिन ऐसे कितने व्यक्ति होंगे? 27 लाख पंजीकृत परिवार। जो 150 यूनिट से अधिक मासिक उपभोग करते हैं वो कितने हैं? 27 लाख पंजीकृत परिवार है। तो इनको 33,000 रुपये केंद्र द्वारा और 17,000 रुपये राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाएंगे। सुनना, दूसरी बात ये, इस प्रकार 27 लाख परिवारों के द्वारा रूफटॉप संयंत्र लगाने से 3,000 मेगावाट की अतिरिक्त ऊर्जा सर्जित होगी। अपन ने बोला था कि 1.1 किलोवाट का वो संयंत्र लगाएंगे, सोलर पैनल लगाएंगे, तो इससे 3,000 मेगावाट की अतिरिक्त सौर ऊर्जा सर्जित होगी। भैया आप अपने घरों की छतों पर लगाओगे पैनल तो सौर ऊर्जा तो बढ़ेगी, अतिरिक्त सौर क्षमता बढ़ेगी, सौर ऊर्जा विकसित होगी, अतिरिक्त सौर ऊर्जा विकसित होगी। ये सब कब तक पढ़ रहे थे? जब तक आप 150 यूनिट से अधिक मासिक उपभोग कर रहे हैं। अब सुनना, यदि आप 150 यूनिट से कम मासिक उपभोग कर रहे हो, यदि आप 150 यूनिट से कम मासिक उपभोग कर रहे हो, यदि आप 150 यूनिट से कम मासिक उपभोग करते हो, 150 यूनिट से कम मासिक, जो अधिक करते हैं वो अपने घरों की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे, सरकार उनको वित्तीय सहायता दे रही है। लेकिन यदि आप 150 यूनिट से कम मासिक उपभोग करते हो तो इसमें दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी जिनके पास छत उपलब्ध है और दूसरी जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है। अब जिनके पास में छत है, जिनके पास में यदि छत उपलब्ध है, यदि छत है, जिनके पास में मतलब छत उपलब्ध है सोलर पैनल लगाने के लिए, तो 1.1 किलोवाट का सोलर संयंत्र, सोलर पैनल लगाया जाएगा। लेकिन वो पैनल 150 यूनिट से अधिक उपभोग कर रहे हो, सरकार पैसा दे रही है तब आप लगा रहे हो, कम कर रहे हो तो आपके लिए वो सोलर पैनल निःशुल्क कौन लगाएगा? वितरण कंपनियां, जो विद्युत वितरण कंपनी होती है, जो डिस्कॉम होते हैं, वो आपके लिए सोलर पैनल लगाएगी 1.1 किलोवाट का। कब है? जब आप 150 यूनिट से कम करते हो और आपके पास में छत है तो 150 यूनिट का संयंत्र कौन लगाएगी? वितरण कंपनियां। यदि आपके पास में छत उपलब्ध नहीं है, यदि आपके पास में छत नहीं है तो डिस्कॉम सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाया जाएगा। एक सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाया जाएगा, डिस्कॉम सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाया जाएगा, संपूर्ण व्यय डिस्कॉम वहन करेगा। क्या लगाया जाएगा? डिस्कॉम
सामुदायिक सोलर संयंत्र, डिस्कॉम सामुदायिक सोलर संयंत्र, डिस्कॉम सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? डिस्कॉम सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने अब तक देखा इस योजना में। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, क्या देखा था? मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, लाभ 1,40,00,000 लाभार्थियों को होगा। 150 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले, 150 यूनिट से कम उपभोग करने वाले सौर ऊर्जा पीएम घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़कर लाभ दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 150 यूनिट से अधिक उपभोग करता है और घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा। ठीक है, 33,000 रुपये केंद्र सरकार देगी, 17,000 रुपये राज्य सरकार देगी। ये कब था? जब आप 150 यूनिट से अधिक उपभोग करते हो। यदि आप 150 यूनिट से कम उपभोग करते हो तो इसमें दो कैटेगरी है, एक जिनके पास में छत है, एक जिनके पास में छत नहीं है। जिनके पास में छत है उन व्यक्तियों के लिए 1.1 किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाया जाएगा। लेकिन लगाएगा कौन? वितरण कंपनियां सोलर पैनल लगाएगी। कौन लगाएगी? जिनके पास छत है और 150 यूनिट से कम उपभोग कर रहे हैं तो सोलर कंपनियां आपके लिए सोलर पैनल लगाएगी। लेकिन आपके पास में छत उपलब्ध नहीं है तो इस दिशा में, इस कंडीशन में, इस स्थिति में डिस्कॉम सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। एक सामुदायिक सोलर संयंत्र होगा जिससे आपको लाभ मिलेगा और इसका व्यय, संपूर्ण व्यय कौन वहन करेगा? डिस्कॉम संपूर्ण व्यय वहन करेगा। एक डिस्कॉम सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाया जाएगा यदि आपके पास में छत नहीं है तो, और इसका व्यय कौन वहन करेगा? डिस्कॉम इसका व्यय वहन करेगा। ठीक है, तो आज के लिए हमने कुछ योजनाएं देखी, कुछ विधेयक देखे, कुछ वन लाइनर फैक्ट देखे। ठीक है, राइजिंग राजस्थान वाड़ा मुझे उम्मीद है आप याद रखोगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ठीक है, परियोजना लागत कितनी थी? 1507 करोड़। A321 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए वार्षिक वहन क्षमता 20 लाख होगी, ये याद रखना। तो आज की क्लास के लिए, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। और ये जो अपने क्लास ली है इसकी PDF टेलीग्राम चैनल L&T एजुकेशन, ये उसका लोगो है, L&T एजुकेशन पर आपको अपलोड कर दी जाएगी PDF। और आज हमने राजस्थान पॉलिटी की क्लास नहीं ली तो नेक्स्ट कल भी अपन करंट अफेयर की क्लास लेंगे, उसके बाद में राजस्थान पॉलिटी कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी हमसे हमारे चैनल L&T एजुकेशन को जुड़े, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।